गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समझेंगे व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय समास। समास के विषय में बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। कहते हैं कि समझ में नहीं आता, पहचान नहीं पाते, उनका विग्रह नहीं कर पाते या कोई समासी उनका विग्रह का समासिक पद नहीं बना पाते। तो आज आपकी ये समास से जुड़ी हुई सारी समस्याएं सुलझने वाली हैं। और फिर इस वीडियो को देखने के बाद में आपको समाज से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी। आप बहुत आसानी से समासिक पद भी बना पाएंगे और उनका विग्रह भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आज हम समास के बारे में समझेंगे। बच्चों, हिंदी भाषा की खूबसूरती उसके शब्दों में ही नहीं बल्कि शब्दों के मेल में भी छिपी होती है। कभी आपने सोचा है कि राजपुत्र, लोक सेवा, जलपान जैसे शब्द एक ही शब्द क्यों लगते हैं, जबकि उनका अर्थ दो या दो से अधिक शब्दों से बनता है। यही तो है समास की ताकत, जहां शब्द मिलकर संक्षिप्त और सार गर्भित रूप धारण कर लेते हैं। ये समास में ही संभव है। आज हम जानेंगे समास क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाए और उनके प्रयोग से हमारी भाषा कितनी प्रभावशाली बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं समास की इस रोचक और ज्ञानवर्धक यात्रा को, आसान भाषा और उदाहरणों के साथ। और बिल्कुल एकाग्र होकर ध्यान से सुनिए, फिर देखना आपकी सारी समस्याएं चुटकी बजाते ही सुलझ जाएंगी। सबसे पहले समास की परिभाषा और प्रक्रिया समझते हैं। समास का अगर एक शब्द में अगर अर्थ बताना हो तो संक्षेप यानी कि छोटा रूप, दो या अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। यानी कि शब्द प्लस शब्द इज इक्वल टू समस्त पद। और समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह। समस्त पद को अगर आपके सामने कोई भी समस्त पद आया है, जैसे राजपुत्र आया है, और अगर हमें उसका विग्रह करना है तो वो समास विग्रह कराएगा, जैसे कि राजा का पुत्र। समास को अगर इंग्लिश में इसका अर्थ जानना है तो इसे कहेंगे कंपाउंड वर्ड। तो ये हुआ समास और समासिक पद और समास विग्रह। अब आते हैं समास के प्रकार पर। हिंदी भाषा में समास के 4 प्रमुख प्रकार माने गए हैं। बच्चों, यहाँ एक छोटी सी जानकारी देनी बहुत जरूरी है। संस्कृत में समास के 6 प्रकार बताए जाते हैं। जो इसमें तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास, उन्हें प्रमुख प्रकारों में ही रखा गया है। पर हिंदी भाषा में समास के 4 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं और तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं, जो कि कर्मधारय और द्विगु समास है। तो 4 प्रमुख प्रकार हैं समास के। पहला है अव्यय भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। और कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं। प्रधानता के आधार पर समास का अगर हम वर्गीकरण करें तो अव्यय भाव समास में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास में पहला पद, द्वंद्व समास में दोनों पद और बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद की तरफ संकेत कर रहे हैं। ये आपके इनके डायग्राम के कलर के से आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आते हैं पहले प्रकार अव्यय भाव समास पर। अव्यय भाव की परिभाषा, इस समास में पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय की तरह काम करता है। पहला पद यानी कि अव्यय होता है, प्रधान होता है, और पूरा पद फिर जो है वो अव्यय की तरह ही काम करने लगता है। जैसे यथा, प्रति, अनु, आ, भर, ये सभी अव्यय हैं। और बच्चों, जैसा कि आप जानते भी होंगे, अव्यय क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन या काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अव्यय कहलाते हैं। अव्यय या अविकारी शब्द, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, हो सकता,
चाहे काल कुछ भी हो, लिंग कोई भी हो, वचन कोई भी हो, ये अपने एज इट इज जैसी इनकी स्थिति है वैसे ही रहते हैं। तो अव्यय प्लस संज्ञा इज इक्वल टू अव्यय भाव समास बनता है और पूरा पद अव्यय की तरह काम करता है। अब आते हैं इसके उदाहरणों पर। पहला उदाहरण जैसे यथाशक्ति, ये समस्त पद है। अब इसका अगर हम विग्रह करना होगा तो हम क्या करेंगे, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, हर दिन या प्रत्येक दिन, आजीवन, आ इसमें अव्यय है, जीवन, जीवन भर, भर पेट, पेट भर के, आमरण, आ अव्यय है, मरण, संज्ञा, मरण तक। तो ये जो है पहला पद, इनमें सभी उदाहरणों में अव्यय मिलेगा और पूरा पद फिर एक अव्यय की तरह ही काम करता है। अगले समास पर जाते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद या पर पद प्रधान होता है और पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता है। और इसका एक खास बात ध्यान रखने योग्य है कि समास विग्रह करते समय तत्पुरुष समास का पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में कारक चिन्ह अवश्य मिलेगा। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, का कारक चिन्ह है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, कारक चिन्ह आ गया। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पर इसमें कारक चिन्ह आ गया। तो बीच में कारक चिन्ह जरूर मिलेगा। तत्पुरुष समास के दो उपभेद हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, उपमान और उपमेय का संबंध भी हो सकता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता क्या है, नीला, तो ये कर्मधारय समास है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद जो है वो समाहार या समूह का बोध कराता है। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। इसके उदाहरण पर जाते हैं, राजपुत्र, राजा का पुत्र, कारक चिन्ह है इसमें का। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, अधिकरण कारक। रसोई घर, रसोई के लिए घर, इसमें के लिए संप्रदान कारक आ गया। तो इसमें कोई ना कोई आप देख रहे होंगे, कोई ना कोई कारक चिन्ह अवश्य आया हुआ है। फिर आते हैं कर्मधारय और द्विगु समास, जो तत्पुरुष समास के उपभेद हैं। कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष्य या उपमान और उपमेय का संबंध होता है और बाद वाला पद जो है वो प्रधान होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता क्या है, महान। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, इसमें उपमेय और उपमान का संबंध है। और ऊपर वाले में नील कमल में विशेषण और विशेष्य का संबंध है। अब आते हैं द्विगु समास पर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और समस्त पद जो है वो समूह या समाहार का बोध कराता है। इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है, बाद वाला पद। इसीलिए क्योंकि इन दोनों में उत्तर पद प्रधान है तो इसलिए ये तत्पुरुष समास के उपभेदों में रखे गए हैं। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। सप्ताह, सात दिनों का समूह। इनमें आप देख रहे होंगे तीनों शब्दों में पहला पद जो है संख्यावाची है, तो इसलिए ये द्विगु समास होगा। फिर आते हैं द्वंद्व समास पर। द्वंद्व समास को बच्चों पहचानना बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों ही पद समान महत्व के होते हैं, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। जब दो या दो से अधिक शब्द और के अर्थ में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तो वो द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अंदर बाहर, हाथी घोड़ा, दिन रात, राजा रंग, ये सभी द्वंद्व समास में। इसमें आप देख रहे होंगे दोनों ही पद समान है, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। और जब इनका विग्रह करते हैं तो हम इसमें और या तथा जोड़ देते हैं तो वो विग्रह हो जाता है। और आप जैसे कि इसके डायग्राम से भी समझ पा रहे होंगे कि दोनों ही पद का समान महत्व है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, यानी कि पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। माता पिता, माता और पिता। अगला उदाहरण दिन और रात, दिन और रात, ये इनका विग्रह है। हाथी घोड़ा, हाथी और घोड़ा। राजा रंग, राजा और रंग। समझ में आ रहा है आपको द्वंद्व समास? ये तो बिल्कुल आसान था, दोनों पद समान महत्व के होते हैं। फिर आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में
जिस समास में दोनों पदों से भिन्न किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। आसान शब्दों में अगर हम समझते हैं, ना तो पहले पद की इंपॉर्टेंस होती है ना बाद वाले पद की इंपॉर्टेंस होती है, बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं और उसकी प्रधानता होती है। और खास बात दूसरी, पूरा पद जो है एक विशेषण के रूप में काम करता है और इसमें जो तीसरा यानी कि अन्य अर्थ जो है उसकी प्रधानता होती है। जैसे कि इसमें डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, दो पद हैं और दोनों पद जो है वो तीसरे की तरफ संकेत कर रहे हैं, यानी कि महत्वपूर्ण ये वाला है, ये दोनों नहीं है। अब जैसे शब्द है पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके। अब पीले अंबर किसके हैं? श्री कृष्ण के हैं, या विष्णु जी के भी हो सकते हैं, दोनों ही सही हैं। तो पीतांबर न तो पीत का महत्व है ना ही अंबर का, बल्कि ये दोनों पद मिलकर श्री कृष्ण की तरफ संकेत कर रहे हैं, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। चतुर्भुज, चतुर्भुज का समस्त पद है चतुर्भुज, और इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो क्या होगा? चार हैं भुजाएं जिसकी। अब भुजाएं चार तो किसकी हैं? विष्णु जी की हैं, तो ये चतुर्भुज जो है विष्णु जी की तरफ संकेत कर रहा है, तो ये होगा बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अब लंबा उदर तो किसका है? शिव जी के पुत्र गणेश जी का ही है, तो ये जो है लंबोदर में बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि इसमें ना तो लंबा महत्वपूर्ण है ना उदर महत्वपूर्ण है, बल्कि महत्व है गणेश जी का, तो ये जो है बहुव्रीहि समास होगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, अब जैसे शब्द है पीतांबर, पीतांबर जो है इसमें बहुव्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी है। ये विग्रह पर डिपेंड करता है कि कौन सा समास होगा। अगर हम इसका विग्रह करते हैं पीला है अंबर जो, तो ये कर्मधारय समास होगा, और अगर विग्रह करते हैं पीले हैं अंबर जिसके, तो ये बहुव्रीहि समास है। ऐसे ही चतुर्भुज है, चतुर्भुज का अगर हम विग्रह करते हैं चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो ये बहुव्रीहि समास है। और अगर हम इसका विग्रह करते हैं चार भुजाओं का समूह, तो ये होगा द्विगु समास। सेम ऐसे ही लंबोदर में लंबा है उदर जो, तो होगा ये कर्मधारय समास, और लंबा है उदर जिसका अगर होता है तो होगा ये बहुव्रीहि समास। अब इनका हम समास का तुलनात्मक अध्ययन समझते हैं। सबसे पहले समास के प्रकार पर आते हैं, चार प्रकार। अव्ययभाव समास में किसकी प्रधानता है? पूर्व पद की। पहचान का सूत्र क्या है? पहला पद अव्यय होता है और समस्त पद फिर उसके मेल से अव्यय बन जाता है। उदाहरण, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तत्पुरुष समास, इसमें बाद वाला पद उत्तर पद प्रधान होता है और इसके विग्रह में कारक चिन्ह अवश्य आता है, जैसे का, के, की, से, में, पर, के लिए आदि। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, ना कम ना ज्यादा, और इसके विग्रह में और, एवं या तथा आ जाते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। फिर आता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है और इसके विग्रह में या तो वाला या जिसका दोनों पद मिलकर विशेषण बनते हैं। जैसे पीतांबर, पीला, पीले हैं अंबर जिसके। अब अंबर, अंबर मतलब कपड़े, कपड़े पीले किसके हैं? श्री कृष्ण के, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। कर्मधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष समास का उपभेद माना जाता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष से संबंध होता है, जैसे नीलकमल, और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा। चलिए अब आते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न है समास पहचानिए। पहला शब्द दिया हुआ है समासी पद चौराहा, चौराहा में कौन सा समास होगा? पहला पद संख्यावाची है तो कौन सा होना चाहिए? द्विगु समास। दूसरा है नीलकमल, नीलकमल में नीला है जो कमल, कौन सा समास होना चाहिए? कर्मधारय समास, सही पहचाना आपने। यथाशक्ति, पहला शब्द है अव्यय और फिर सारा पद अव्यय हो गया इसके मेल से, तो ये हुआ शक्ति के अनुसार यानी कि अव्ययभाव समास। फिर आता है दशानन, दश है आनंद जिसके, दस। अब दस आनंद किसके हैं? बस एक ही के हैं, रावण के, तो ये दोनों पद जो है वो रावण की तरफ संकेत कर रहे हैं, तो ये जो होगा बहुव्रीहि समास।
फिर आता है मिलान पर अगली एक्सरसाइज। अब माता पिता है, माता पिता में कौन सा समास हो सकता है, जल्दी से बताइए। द्वंद्व समास, दोनों पद समान महत्व के हैं। आजीवन पहला पद अव्यय है, कौन सा समास हो सकता है, अव्यय भाव समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र, कौन सा समास हो सकता है, कारक चिन्ह आ रहा है, तत्पुरुष समास। पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके, यानी कि श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास। अब अभ्यास के लिए कुछ सुझाव हैं बच्चों। समास पहचानने के लिए सबसे पहले तो समास विग्रह करें और फिर प्रधानता के आधार पर समास का प्रकार जो है वो निर्धारित करें। याद रखें, अव्यय भाव समास में पहला पद, तत्पुरुष समास में बाद वाला पद यानी कि उत्तर पद, द्वंद्व समास में दोनों पद और बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। परीक्षा में कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे दिए गए शब्दों में समास का प्रकार पहचानिए, समस्त पद का विग्रह कीजिए, या विग्रह से समस्त पद बनाइए, या फिर परिभाषा भी पूछी जा सकती है किसी भी समास की उदाहरण के साथ में। तो बस इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे अलग कुछ और नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, या तो परिभाषा, या फिर समस्त पद बनाना, या समस्त पद का विग्रह करना, या दिए गए शब्दों में समास का प्रकार बताना। ठीक है, आप समझ में आ गया सारा, सभी समास आ गए। बिल्कुल, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समास समझ में आ गए होंगे। और अगर फिर भी आपकी किसी शब्द के बारे में, किसी समासिक पद के बारे में या विग्रह के बारे में कोई भी समस्या है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। फिर देखना मैं आपका चुटकियों में सारा समाधान समस्याओं का फटाफट कर दूंगी। और कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं वो भी बेहिचक दे सकते हैं, क्योंकि दूसरों के द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर ही अपने में सुधार हो सकता है। कुछ और आप किसी और तरह से प्रस्तुति चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपके हर एक सुझाव को बहुत ही मन से स्वीकार करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों की भी समस्याएं सुलझ सकें।